सो हे गाइस, आई वेलकम यू टू माय चैनल एसएससी स्मार्ट क्लासेस। केमिस्ट्री का आगे का लेक्चर देख लीजिए। इससे पहले अगर आपने पुराने लेक्चर नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिएगा उनको। और ये केमिस्ट्री के जो मैं लेक्चर्स आपको करवा रहा हूँ वन ऑफ द बेस्ट लेक्चर है। अगर आपका कोई भी एग्जाम है, सीजीएल है, सीएचएसएल है, एमटीएस है, सीपीओ है, आपके स्टेट लेवल के एग्जाम है, तो भाई उन सब में मैंने पीडीएफ इस तरीके से बनाई है कि आपके 95 से 98% कंटेंट आपको देखने को मिलेगा। 2% की गारंटी मैं नहीं लेता, अनएक्सपेक्टेड चीज़ें पूछी जा सकती हैं। और मैं आपको ये भी कहना चाहूँगा कि अगर आपको वो वाली चीज़ें भी करने बैठ गए तब तो आपको जीके फिर करनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि जीके इतनी ज़्यादा, मतलब मैं कहूँगा कि जीके का सिलेबस ही अनलिमिटेड है, वो ख़त्म ही नहीं हो सकता। अगर आप +1 +2 की केमिस्ट्री करने बैठ गए एक क्वेश्चन के लिए फिर तो कोई फ़ायदा नहीं है उसको, मतलब आप कर ही नहीं पाओगे। तो बेहतर है कि आप अपना 95 to 98% कंटेंट मजबूत बनाओ, और वो इतना अच्छा बनाओ कि आप उसमें क्वेश्चन छोड़ के ना आओ। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देख लीजिए क्या होती है, आगे हम पढ़ते हैं इसके बारे में। देखिए, जैसे ही हमें नेचर में जैसे जैसे एलिमेंट जो हैं वो हमें मिलते गए, उन सबको सजाना था पीरियोडिक टेबल में। ठीक है, वो पीरियोडिक टेबल में कैसे रखें, किस तरीके से जो एलिमेंट है वो एक ग्रुप में रखें या फिर एक पीरियड में रखें, कौन से एलिमेंट इकट्ठे रखें। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है वो टाइम टू टाइम जो है वो इनमें चेंजेस होते रहे, आगे जाके चीज़ें और ज़्यादा सॉर्ट आउट होती गई। ठीक है, मीनिंगफुल चीज़ें बनती गई। जैसे पहले एटॉमिक मासेस के बेसिस पे होता है, तो अभी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आई तो वो एटॉमिक नंबर के बेसिस पे होने लगी। तो मतलब कुछ ना कुछ कमियां जो है वो पुराने वाले सिस्टम में देखने को मिली, पुराने वाले थ्योरीज़ में देखने को मिली। तो वो नई थ्योरीज़ में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में इसमें 118 एलिमेंट का एक तरीके से इन्होंने पूरा उनको इसमें सिंप्लीफाई किया है। तो यही इसकी एक स्पेशल बात है। मतलब पुराने वाले सिस्टम में कुछ ना कुछ ऐसी कमियां देखी गई जिसे नई मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में सुधारा गया। तो पढ़ते हैं इसमें। तो आधुनिक आवर्त सारणी मेंडलीव की आवर्त सारणी 63 तत्व की तुलना में अत्यंत व्यापक, तार्किक, कॉम्प्रिहेंसिव, लॉजिकल, सिंप्लीफाइड है, जिसमें 118 तत्व वर्गीकृत हैं। इसलिए इसे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का लॉन्ग फॉर्म कहा जाता है। आधुनिक आवर्त सारणी के जो जनक हैं वो हेनरी मोजले हैं, और इसने तत्वों को एटॉमिक नंबर के बेसिस पे सजाया है। द फिजिकल एंड द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ इट्स एटॉमिक नंबर। तो इसमें क्या था, जो आपकी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है इसमें 7 हॉरिजॉन्टल रोज हैं एंड 18 वर्टिकल कॉलम्स हैं। आगे इनको ग्रुप्स और पीरियड्स में कहा डिवाइड कर दिया। तो मतलब 7 जो है वो आपके पीरियड्स हैं एंड 18 आपके ग्रुप्स हैं। और ऐसे तत्व जिसमें आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगर उनकी संख्या 1 है तो उनको एक ग्रुप में रखा गया है। तो यहाँ पे देखिए आगे ये पीरियड है और ये तत्व है। इसका बेसिकली मतलब यही है कि पहले पीरियड में आपके कितने एलिमेंट रखे गए हैं, 2 रखे गए हैं। दूसरे पीरियड में आपके जो एलिमेंट रखे गए हैं वो है 8, तीसरे में आपके रखे गए हैं 8। तो इस तरीके से ये एलिमेंट क्या है रखे गए हैं। जो 7th ग्रुप है, सॉरी 7th जो आपका ये पीरियड है, इसमें आपके इनकम्प्लीट रखा गया है। क्यों? क्योंकि जब भी क्योंकि इसमें आगे फ्यूचर में कभी भी कोई ऐसा एलिमेंट इन्वेंट हुआ तो उसमें इसको जगह दी जा सकती है, इसलिए 7th को इनकम्प्लीट रखा है कि कल को अगर कोई एक और नया एलिमेंट डिस्कवर हुआ तो फिर उसके रखने के लिए ये पोजीशन 7th में रखेंगे। आगे देखिएगा, तो यहाँ पे देखिए कुछ ये पीरियोडिक टेबल है जो कि आपको दिख रही है। एस ब्लॉक के तत्व, एस ब्लॉक के अंतर्गत उन तत्वों को सम्मिलित किया गया है जिसके संयोजी इलेक्ट्रॉन एस कक्षक में प्रवेश करते हैं। जिनके संयोजी इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो एस कक्षक में प्रवेश करते हैं, एस ऑर्बिटल में प्रवेश करते हैं। इसके अंतर्गत जो आपकी पीरियोडिक टेबल है उसमें वर्ग 1 और वर्ग 2 के सभी तत्व तथा हीलियम को सम्मिलित किया गया है। और इसमें आमतौर पे धातु कितनी है, मेटल्स की हैं। तो यहाँ पे देखिए एस ब्लॉक एलिमेंट है, तो ये वाले जो पीले आपको दिखाई दे रहे हैं ये सारे आपके एस ब्लॉक के एलिमेंट हैं। पी ब्लॉक के जो तत्व हैं वो कौन कौन से हैं? पी ब्लॉक के जो तत्व हैं उनको शामिल किया गया है जिनके संयोजी इलेक्ट्रॉन पी कक्षक में प्रवेश करते हैं। ठीक है, जिनके संयोजी मतलब जिनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो पी ऑर्बिटल में प्रवेश करते हैं। इसके अंतर्गत आवर्त सारणी के वर्ग 13 से लेकर के वर्ग 18 के सभी तत्व हीलियम को छोड़ करके आप ये सम्मिलित किया गया है। तो ये सारे आपके क्या है, पी ब्लॉक एलिमेंट है जो आपको दिख रहे हैं, वर्ग 13 से लेकर के वर्ग 18, जैसे कि आपको फिगर में दिख रहा है। डी ब्लॉक के तत्व, तो इसमें जो आपके संयोजी इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ये डी कक्षक में भरे जाते हैं। इसमें सारे तत्व जो है वो मेटल्स के हैं और इसके अंतर्गत वर्ग 3 से लेकर वर्ग 12 के सभी तत्वों को शामिल किया गया है। डी ब्लॉक आवर्त सारणी में एस ब्लॉक तथा पी ब्लॉक के मध्य स्थित है। तो जैसे कि आपको ये दिख रहा है। एफ ब्लॉक के तत्व, आवर्त सारणी में सबसे नीचे स्थित 2 पंक्तियों में सम्मिलित तत्वों को एफ ब्लॉक तत्व कहा जाता है। ये सभी रेडियो एक्टिव होते हैं और इनका अंतिम इलेक्ट्रॉन एफ उपकक्षा में प्रवेश करता है। इसमें कुल 28 तत्व आते हैं। इसमें अत्यधिक रेडियो एक्टिव तत्व जो हैं वो
शामिल होते हैं। इन्हें डी ब्लॉक से काटकर बनाया गया है। इन्हें 2 श्रेणियों में बांटते हैं, लैंथेनॉइड एंड एक्टिनॉइड। जो लैंथेनॉइड है इसमें 58 से लेकर के 71 तक तत्व आते हैं और एक्टिनॉइड में 90 से 103 क्रमांक तक वाले जो तत्व हैं वो आते हैं। तो ये आपको दिख रहे हैं, ये सारे आपके क्या है, डी ब्लॉक के एलिमेंट हैं। सॉरी, एफ ब्लॉक के एलिमेंट है। आगे देखिए, आगे इनको इंडिविजुअल हम स्टडी करेंगे। तो एफ ब्लॉक के समझ में आ गया आपको। तो इनको जो है वो डी ब्लॉक से काट कर बनाया गया है। इसमें टोटल आपके 28 एलिमेंट्स हैं और जो आपकी पीरियोडिक टेबल है उसके नीचे स्थित 2 पंक्तियों में सम्मिलित तत्वों को एफ ब्लॉक तत्व जो है वो कहा जाता है। आगे ग्रुप 1 देखिए, इस ग्रुप के तत्वों को क्षारीय धातु अल्कली मेटल्स कहा जाता है। ग्रुप 1 के मेटल को, तो ये अल्कली मेटल्स है, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रेंशियम। ग्रुप 2 इनको कहा जाता है अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ठीक है, इनका आगे ये देख लीजिए, ये मैं वैसे पढ़ाऊंगा आपको कि कैसे इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकला है, किस तरीके से करना होता है। उसके बाद देखिए ग्रुप 11, इनको कोइन मेटल भी कहा जाता है, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, आरजी। उसके बाद देखिए हैलोजन ग्रुप, हैलोजन ग्रुप, ठीक है, इस ग्रुप में आने वाले सबसे ज़्यादा तत्व जो होते हैं वो क्रियाशील होते हैं सबसे ज़्यादा। एफ फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। 80 यूयूएस, यूयूएस का एटॉमिक नंबर पूछ लेते हैं 117। ग्रुप 18 जो होते हैं वो आपके इनर्ट ग्रुप और ज़ीरो ग्रुप या फिर नॉन रिएक्टिव ग्रुप में आते हैं, ठीक है। हीलियम, नियोन, आर्गोन, क्रिप्टोन, जीनोन, रेडोन, ठीक है, ये सारे ऑर्गेनेशन, ये सारे आपके क्या हैं, ग्रुप 18 के हैं, इनर्ट ग्रुप बोल देते हैं इसको। इनका जो एटॉमिक नंबर होता है वो 2, 8, 18, 36, 54, 86, 118, तो इस तरीके से चलता है, ठीक है। आगे देखिए, ये आपके जो एटॉमिक नंबर्स हैं मतलब किस तरीके से निकले हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। हाइड्रोजन 1 हो गया, लिथियम का 1 + 2 3, सोडियम का आगे 3 + 8 मतलब 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32, इस तरीके से चलता है। ऐसे ही आप हीलियम का भी करोगे तो इस तरीके से चलेगा। हीलियम का 2, नियोन का 2 + 2, 2 + 8, 10, तो मतलब जो आपका इस तरीके से चलता है। ये आर्गन का फिर आगे 10 + 8, 18, तो मतलब ये वाला रूल अप्लाई होगा। ये पहले हाइड्रोजन का हो गया और फिर आपका हीलियम का हो गया जो ग्रुप 18 के हैं, और जो आपका ग्रुप ये 1 का हो गया, ठीक है। एक तो आपका अल्कली मेटल्स हो गया और एक आपका हो गया ये ग्रुप 18 एलिमेंट्स। जैसे अगर आपको कहा जाए, जैसे यहाँ पे आपको एक एलिमेंट दे दिया जाए और आपसे पूछे कि कौन से पीरियड कौन से वर्ग में आता है ये, तो बहुत ही ईजी सा तरीका है इसको निकालने के लिए। इससे ऊपर वाली जो टेबल है सबसे पहले तो ये आपको पता होनी चाहिए। कैसे पता होनी चाहिए? जैसे 26 आयरन है, अब आपका ये यहाँ पे देखिए, इसको सबसे पहले तो कंपैरिजन करना है आपका। ये जो टेबल आपको दिख रही है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंशियम, ये टेबल आपको याद रखनी है जो फर्स्ट की है। लीना के रुबीना से फिर मुलाकात हुई, ठीक है। लीना की रुबीना से फिर मुलाकात हुई, ठीक है। जो रूल है आपका इस तरीके से 1, 2, 8, 8, 18, 18, 32 इस तरीके से जमा करना है, तो इसका एटॉमिक ये आपको पता चल जाएगा एटॉमिक नंबर। अब अगला जो स्टेप है वो आपको यहाँ पे याद रखना है। अगला जो स्टेप है, तो यहाँ पे आपको पता है कि आपका ये जो मैंने ऊपर टेबल आपको बताई थी कि पहले आपके ग्रुप में कितने एलिमेंट्स होंगे, ये आपको याद रखना है। मैं आपको बता देता हूँ, देखिए 2, 8, 8, 18, 18, 32, ठीक है। ये आपको टेबल याद रखनी है। 2, 8, 8, 18, 18, 32, ये वाले आपको पता होनी चाहिए कि पहली में 2, तीसरी में 8, सेकंड में 8, थर्ड में 8 जो एलिमेंट है, फोर्थ पीरियड में आपके 18 एलिमेंट, ठीक है। तो इस तरीके से आपको याद रखना है।
अब अगली चीज़ शुरू होती है यहाँ पे। तो अभी देखिए यहाँ पे आयरन है तो इसका पीरियड आपका होगा फोर्थ पीरियड होगा आयरन का। और अगर आपको ग्रुप निकालना है तो ग्रुप कैसे निकालेंगे हम, जो 26 आपको एटॉमिक नंबर दिया हुआ है। अब जब ये फोर्थ ग्रुप है तो मैंने आपको बताया था ना 2, 8, 8, 18, तो 18 आता है आपका फोर्थ नंबर पे। सो 26 माइनस 18 जो कि 18, 26 में से 18 गए 8, तो 8 इसका क्या हो गया, ग्रुप हो गया। सो इस तरीके से आपको ये चीज़ करनी है। अब यहाँ पे जैसे पीरियड है ये आपको पता कैसे चलेगा, ये जो ऊपर वाला आपको दिख रहा है टेबल 1, 3, 11, 19, 37, 55 एंड 87। तो देखिए जहाँ पे भी ये लाई कर रहा है, ये आपका जो 26 है ये बेसिकली आपका किस में लाई कर रहा है, 19th वाले में लाई कर रहा है। ये आपको 7th दिख रही है ना, आपको 7 पीरियड दिख रहे हैं, 1, 3, 11, 19, 37, 55 एंड 87। सो दे आर द 7 पीरियड। तो यहाँ पे जो चौथे नंबर का है वहाँ से स्टार्ट कीजिए, 19 और 37 के बीच में है ये, तो ये आपका आ गया फोर्थ पीरियड। अब जैसे 47 है ये किसके बीच में है, 37 एंड 55 के बीच में, तो इसका पीरियड कौन सा होगा, फिफ्थ। अब यहाँ पे देखिए जो आपका वर्ग होगा ना वो आपका 47 माइनस के, आपको माइनस क्या करना है, वही जो मैंने आपको तरीका बताया जहाँ से ये स्टार्ट होता है। ये बहुत ही सिंपल है फाइंड आउट करना। देखिए ये आपको पता चल गया कि फिफ्थ पीरियड है। अब 37 से आगे काउंट कर लीजिए, जहाँ पे भी 47 बनेगा 37वां हो गया आपका ग्रुप 1, 38वां ग्रुप सेकंड, ऐसे ही करके आपका 11वां नंबर जो निकलेगा वो आपका गोल्ड, ये एजी का निकलेगा, सिल्वर का निकलेगा। आई होप आपको समझ में आया होगा, बहुत ईजी सा फाइंड आउट करना। तो ये हो गया आपका। आगे देखिए आवर्त 2 और 3 में +10 जोड़ें वर्ग के लिए, और आपका आवर्त 6 और 7 में आपका -14 घटाएं वर्ग के लिए। ठीक है, मतलब जो भी आपका ये पीरियड है सेकंड और थर्ड, उसमें आपको अगर वर्ग निकालना है तो आपको +10 करना पड़ेगा, और अगर आपको 6 और 7th पीरियड का निकालना है तो आपको -14 करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे मैं 13Al का आपको बता देता हूँ। 13Al एल्यूमिनियम का है ये 13। अब सबसे पहले तो इसका हमको निकालना है पीरियड कितना है, तो बहुत ही ईजी सा ट्रिक है। ये आप टेबल देखिए 1, 3, 11, 19, 37, 55, 87। तो 13 है, किसके बीच में आता है ये, 11 और 19, तो 11 वाला लेना है आपको। तो कौन सा आपका पीरियड हो गया, 3 पीरियड हो गया। ठीक है, तो पीरियड इसका हो गया 3। अब आपको निकालना है इसका वर्ग कितना है, इसका वर्ग है आपका 13। अब ये 13 वर्ग कैसे आया ये मैं आपको बता देता हूँ, एक बार फिर से बता देता हूँ। जैसे एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम जो होता है यहाँ पे हम देखते हैं 13 दिया हुआ है, तो इधर ये दोनों टेबल देखिए, एक तरफ तो आपका 1, 3, 11, 19, 37, 55, 87 लिखा हुआ है, उधर 2, 10, तो आपका 11 से 18 के बीच में है। इधर जो सबसे कॉर्नर पे लिखे हुए हैं लेफ्ट साइड पे वो 1, 3, 11, 19, तो 11 और 18 से बीच में है ना, तो यानी कि थर्ड पीरियड हो गया आपका। ठीक है, सो ये आपका थर्ड पीरियड हो गया। 18 से ऊपर क्या है आपका, बिल्कुल राइट साइड में 10 है, तो इसमें से 10 आप माइनस कर दीजिए, तो ये हो गया 3। तो मैंने आपको बताया था कि दूसरे और तीसरे पीरियड के लिए आपको 10 जोड़ना है, तो आप 10 जोड़ दीजिए, 13 आ गया। ऐसे ही आपका मरकरी हो गया। अब मरकरी है 80 है, ये किस किस के बीच में आया है, इधर से देखिए 55 और उधर से बिल्कुल राइट साइड पे 86 लिखा हुआ, 55 और 86 के बीच में है, तो मतलब 6वां पीरियड। तो 6वें पीरियड के लिए मैंने आपको बताया इसमें 14 घटाना है, लेकिन पहले देखिए क्या है, 86 से पहले 54 है, तो आपको क्या करना है, 80 - 54 विच इज़ इक्वल टू 26, एंड 26 में आपको 14 माइनस करना है, तो आपका आंसर आ गया 12। तो इस तरीके से आपको ये देखना है, आपका आंसर आ गया 12। आगे देखिए कुछ इनकी प्रॉपर्टीज़ हैं। ये आपको पीरियोडिक टेबल दिख रही है। अगर आप डाउन द ग्रुप जा रहे हैं और आप ये अक्रॉस द पीरियड जा रहे हैं तो क्या क्या इन पर इफ़ेक्ट पड़ता है। जब आप डाउन द ग्रुप जा रहे हैं तो आपकी क्या चीज़ बढ़ती है, जब आप अक्रॉस द पीरियड जा रहे हैं तो आपकी क्या चीज़ बढ़ती है। देखिए जब आप अक्रॉस द पीरियड जा रहे हैं तो आपका आयनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी आपकी बढ़ती है। आप जब डाउन से टॉप जा रहे हैं, मतलब आप एक ग्रुप से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो आपका आयनाइजेशन पोटेंशियल, आपका ईए एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये आपकी बढ़ती है। इनके रीज़न भी देख लेते हैं, बहुत अच्छे तरीके से मैंने आपको बताए हुए हैं।
देखिए, सबसे पहले आता है आपका साइज, वॉल्यूम एंड रेडियस। ये जब आप ऊपर से नीचे जाओगे तो ये बढ़ता है, और जब आप दाएं से बाएं जाओगे, बाएं से दाएं जाओगे तो ये कम होता है, ठीक है। लेफ़्ट टू राइट जाओगे तो ये आपका कम होता है, जो आपका रेडियस होता है। अब वजह क्या है वो सुन लीजिए। इनका एक्सेप्शनल भी मैं आपको बता दूंगा। एक्सेप्शनल केस जो होता है वो इसमें होता है आपका जिरकोनियम एंड HF में। तो जैसा कि आपको पता है कि ऊपर से नीचे बढ़ता है तो आपका HF ज़्यादा होना चाहिए जिरकोनियम से, बट ये ऑलमोस्ट इक्वल है। इक्वल होने की वजह क्या है? बिकॉज इनका पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है 4f इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। तो एक चीज़ आपको यहाँ पे नोट करनी है, जब मैं ऑर्बिटल्स आपको पढ़ाऊंगा तो उसमें आपका देखिए जो शील्डिंग इफेक्ट होता है SPDF, ये आपके 4 ऑर्बिटल्स हैं। एक बार मैं दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे जो S होता है इसका शील्डिंग इफेक्ट PDF से बहुत क्या होता है, ज़्यादा होता है शील्डिंग इफेक्ट। शील्ड करना क्यों? क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है वो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूटेड है, बिकॉज सर्कुलर शेप का होता है, ठीक है। तो इस वजह से ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन सिमेट्रिकल है। तो यहाँ पे आउटर इलेक्ट्रॉन जो होता है वो ज़्यादा रिपल्शन फेस करता है और न्यूक्लियस से कम अट्रैक्टेड होता है। तो न्यूक्लियस से अगर वो कम अट्रैक्टेड होगा तो इस वजह से जो S का शील्डिंग इफेक्ट है वो ज़्यादा होगा। तो इस वजह से जो ये ऊपर दिया हुआ है ये HF, HR और ZF इनको ऑलमोस्ट इक्वल इन साइज होता है, बिकॉज ये 4 ऑर्बिटल में चले जाते हैं जहाँ पे इलेक्ट्रॉन का शील्डिंग इफेक्ट कम होता है। शील्डिंग इफेक्ट बेसिकली वो होता है कि जो आप इलेक्ट्रॉन होते हैं काफ़ी सारे ऑर्बिटल्स में होते हैं, ठीक है। तो उन ऑर्बिटल्स के बीच में जो आउटर इलेक्ट्रॉन होता है और जो आपका न्यूक्लियस होता है उनके बीच में काफ़ी सारी शेल्स होती हैं और उनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो वो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना वो शील्ड कितना करते हैं? तो ये पुअर शील्ड करते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी जो शेप होती है वो इलेक्ट्रॉन्स में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वहाँ पे क्या होती है, डिफरेंट होती है, सेम नहीं होती। मैं इनकी शेप दिखा देता हूँ। देखिए ये शेप है इसकी S ऑर्बिटल। अब ये जो S ऑर्बिटल देख रहे हो ना ये सर्कुलर शेप का है। तो यहाँ पे जिस भी साइड से आपको इलेक्ट्रॉन दिखेगा तो ये उसको रिपल्स करेगा। तो मतलब S का जो शील्डिंग इफेक्ट है वो बहुत ज़्यादा होगा। लेकिन अगर वो P ऑर्बिटल में है तो ऐसे कुछ स्पेसिस हैं, जैसे सेंटर में हो गया, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कम रिपल्शन फेस करेगा और एक अट्रैक्शन फील करेगा, तो वहीं पे इनका शील्डिंग इफेक्ट कम होता जाएगा। जितनी ज़्यादा आपकी न्यूक्लियस से डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स का नंबर ऑफ शेल्स बढ़ेंगी, ठीक है, तो उतना ही क्या होगा आपका, अगर नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रही हैं उतना शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा होगा, ठीक है। और उतना जो इलेक्ट्रॉन है आपका उतना ही मतलब साइज क्या होगा आपका बढ़ेगा, बिकॉज जो इलेक्ट्रॉन है और जो न्यूक्लियस है उनके बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन कम होगा, बिकॉज नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रही हैं, शील्डिंग इफेक्ट बढ़ रहा है। बट अगर ये इन ऑर्बिटल्स में आ रहा है, अब जैसे P हो गया, ये D हो गया, इसमें और ज़्यादा आपको ऐसे स्पेसेस दिख रहे हैं जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है और F में और ज़्यादा कम है। इसी वजह से SPDF S का सबसे ज़्यादा आपका शील्डिंग इफेक्ट होता है। इलेक्ट्रॉन को शील्ड। आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है? आयोनाइजेशन पोटेंशियल किसी उदासीन परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा को आपको आयनाइजेशन पोटेंशियल ऊर्जा कहते हैं। अगर आप ऊपर से नीचे जाते हो तो ये कम होता है, अगर आप दाएं से बाएं जाते हो तो ये बढ़ता है। ऊपर से नीचे ये क्या होता है, कम होता है। और ये क्या होता है आपका आयनाइजेशन पोटेंशियल। देखिए एलिमेंट की 3 स्टेज होती हैं, ग्राउंड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट एंड आयोनाइज स्टेट। जैसे मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम में लो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इट्स ग्राउंड स्टेट, लेकिन जब आप उसको 700 किलो जूल पर मोल की एनर्जी देते हो तो ये क्या होता है, एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। एंड इलेक्ट्रॉन्स हैव मोर एनर्जी। अगर आप इसको 738 किलो जूल पर मोल एनर्जी देते हो मैग्नीशियम एटम को, तो ये क्या करता है, ये इसके जो इलेक्ट्रॉन है वो ये त्याग देता है, इट लूजेज इलेक्ट्रॉन एंड बिकम आयोनाइज्ड। तो वो होगी इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी। तो 738 किलो जूल पर मोल को हम आयनाइजेशन एनर्जी कहेंगे मैग्नीशियम एटम की। तो वही एनर्जी जो होती है आयनाइजेशन पोटेंशियल, वो ऊपर से नीचे क्या होता है, कम होता है, और अगर आप दाएं से बाएं जाते हो तो वो बढ़ता है। तो बेसिकली ये जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है ये कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करती है, साथ में इसके एक्सेप्शनल केसेस भी हम पढ़ेंगे। देखिए साइज ऑफ द पॉजिटिव न्यूक्लियस चार्ज, जैसे आपका एज द न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस द अट्रैक्शन ऑफ द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस एंड मोर एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन। तो वहाँ पे आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाती है। जितनी ज़्यादा न्यूक्लियस से अट्रैक्शन बढ़ेगा उतना ज़्यादा आपका क्या होगा, आयनाइजेशन एनर्जी आपकी बढ़ेगी, एनर्जी ज़्यादा लगानी पड़ेगी। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं। तो आपका जो आपका दाएं से बाएं है, सॉरी बाएं से दाएं है, आपका लेफ़्ट टू राइट है, तो वो आपका बढ़ता है, ठीक है, बढ़ता है आपका
लेफ़्ट टू राइट, क्योंकि लेफ़्ट टू राइट में आपका साइज क्या हो रहा है एटम का, वो एलिमेंट का साइज जो है वो कम होता जा रहा है। साइज कम हो रहा है तो मतलब न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन्स की अट्रैक्शन बढ़ती जा रही है, तो इस वजह से आपका पॉजिटिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है। साइज ऑफ एन एटम, द डिस्टेंस ऑफ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस। एटॉमिक साइज जैसे इंक्रीज होता है वैसे ही द अट्रैक्शन ऑफ द पॉजिटिव न्यूक्लियस फॉर द नेगेटिव इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस। ठीक है, तो लेस एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन, देयरफॉर आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस। तो वही साइज ऑफ उसी दोनों वैसे एक तरीके से एक जैसे से ही है। और तीसरा होता है शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग मतलब आपका जो आउटर मोस्ट शेल है, आपका जो न्यूक्लियस है, उनके बीच में काफ़ी सारी और भी वो होंगी, ऑर्बिटल्स होंगी जिसमें इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। KLMN काफ़ी शेल्स हैं ये, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं ऑर्बिटल्स में। ठीक है, तो वहाँ पे जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है ये स्क्रीन हो जाता है फ्रॉम द अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अट्रैक्शन से बाय द रिपेलिंग इफेक्ट ऑफ इनर न्यूक्लियन। तो जैसे ही आपका शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज हुआ वैसे ही आपका अट्रैक्शन फॉर द पॉजिटिव न्यूक्लियस फॉर द नेगेटिव इलेक्ट्रॉन डिक्रीज हो जाता है। तो लेस एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू मूव इलेक्ट्रॉन, देयरफॉर आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस। सो बेसिकली आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है आपकी ऊपर से नीचे। ऊपर से नीचे में होता क्या है, जो आपकी शेल्स हैं वो क्या होती हैं, इंक्रीज होने लगती हैं। शेल इंक्रीज होने से का मतलब ये है कि उनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं काफ़ी सारे, वो क्या करते हैं, शील्डिंग इफेक्ट क्रिएट करते हैं। मतलब रुकावट आ जाती है, जो आपका आउटर मोस्ट शेल है और जो आपका न्यूक्लियस है उनके बीच में दूसरे इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। इस वजह से जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है वो आपका क्या होता है, कैसा वो अट्रैक्शन फील करता है। सो वो न्यूक्लियस के प्रति अट्रैक्शन कम फील करता है। सो ये हो गया आपका आयनाइजेशन पोटेंशियल। अब ये जो आयनाइजेशन एनर्जी है ये आइसोलेटेड गैसीय स्टेट में ही मेजर क्यों की जाती है। सबसे पहले देखिए, अगर हम किसी भी चीज़ की स्टडी करते हैं ना, तो उसको हम एज ए इंडिविजुअल ही उसको स्टडी करते हैं। मतलब उसको मतलब पेयर में या फिर उनको केमिकली कंबाइन करके आपस में उनकी फिर स्टडी नहीं की जाती, आइसोलेटेड फॉर्म में स्टडी की जाती है, क्योंकि उनका बिहेवियर बदल जाता है। जब वो केमिकली कंबाइंड हो जाते हैं तो उनका बिहेवियर, वो जो प्रॉपर्टी शो करते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ शो करते हैं, वो डिफरेंट हो जाती हैं, उनका बिहेवियर पूरा बदल जाता है। इसी वजह से एटम कंसीडर किया जाता है। हाइड्रोजन एटम और हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन एटम मिलके हाइड्रोजन ये अणु बनाते हैं, तो इनकी प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होती है हाइड्रोजन की, हाइड्रोजन एटम से। सो इस वजह से इनको आइसोलेटेड स्टेट में हम मेजर करते हैं। सो इसको हम गैसेस फेज में मेजर इसलिए करते हैं क्योंकि गैसेस फेज में एटम इज़ प्रेजेंट इन द ग्राउंड स्टेट। एटम जो प्रेजेंट होता है वो ग्राउंड स्टेट में होता है, लेकिन सॉलिड और लिक्विड में क्या होता है, बेसिकली इट में भी प्रेजेंट इन कंबाइंड और द बॉन्डेड स्टेट। क्योंकि सॉलिड में और लिक्विड में जो एटम्स होते हैं वो कॉन्स्टेंटली बिल्कुल पैक्ड होते हैं, तो बिल्कुल बॉन्डेड होते हैं। सो जैसे ब्रोमीन है, ब्रोमीन इज़ इन बॉन्डेड स्टेट, वेरी हाई एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू रिमूव द बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। तो काफ़ी बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में काफ़ी एनर्जी, क्योंकि गैस में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन बहुत दूर दूर होते हैं, तो उनको स्टडी करना बहुत ईजी है। लेकिन अगर उसको सॉलिड फॉर्म में स्टडी करोगे तो सॉलिड फॉर्म में पहले तो बॉन्ड को तोड़ने में ही एनर्जी निकल जाएगी, फिर आयनाइजेशन एनर्जी को आप कहाँ से मेजर करोगे कि उसकी आयनाइजेशन एनर्जी कितनी होगी। इसलिए उसको आप आइसोलेटेड गैसियस स्टेट में मेजर करते हैं। जैसे ब्रोमीन के 2 मॉलिक्यूल हैं जो आपको दिख रहे हैं डायग्राम में, अब ये आपके बॉन्डेड स्टेज में है, ये दोनों अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके कोवलेंट बॉन्ड बना रहे हैं। तो पहले तो इस बॉन्ड को तोड़ो, फिर आगे इनकी स्टडी करो, तो बेसिकली हाई आयनाइजेशन एनर्जी इसकी हो जाती है। एक्सेप्शनल केस देख लीजिए। एक्सेप्शन में आपका जो है LiBeBCNO Fe और नियोन, इन सब की ज़्यादा होनी चाहिए। लिथियम से ज़्यादा बेरिलियम की आयनाइजेशन एनर्जी होनी चाहिए। ठीक है, तो मतलब आपका जो लेफ़्ट टू राइट है ये बढ़ता है। तो यहाँ पे जैसे पीरियोडिक टेबल में आपको बताऊँ, लिथियम, बेरिलियम, ब्रोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, तो आपका लेफ़्ट टू राइट क्या होता है, ये बढ़ता है आयनाइजेशन एनर्जी जो भी है। लेकिन इसमें कुछ चीज़ों में आपका एक्सेप्शन आ रहा है और सबसे ज़रूरी हो जाता है एक्सेप्शन करना। बट ये जो आपका बोरोन है इसका ज़्यादा होता है, इसका कम होता है बेरिलियम से। इस तरीके से आपका नाइट्रोजन का ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू ऑक्सीजन। होना चाहिए ऊपर वाला, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता, नीचे वाला करेक्ट है। देखिए, बेरिलियम में जो आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो S2 होता है, जो कि पूरी तरीके से फुली फिल्ड है। मैं बेरिलियम की बात करता हूँ। ठीक है, इस तरीके से जो नाइट्रोजन होता है उसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है P3 होता है, विच इज़ हाफ फुली फिल्ड। हाफ है बट फुली फिल्ड है। ये आगे मैं जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताऊंगा तो उसमें आपको पूरी तरीके से समझ आएगा। जब भी कोई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिल्ड होता है, या फुली फिल्ड हो या हाफ फुली फिल्ड हो, तो वो बहुत ज़्यादा स्टेबल हो जाता है एंड डिफिकल्ट टू रिमूव इलेक्ट्रॉन अमंग देम।
ऐसे ही इसका इलेक्ट्रॉन आप निकालना टफ होता है, जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकालना टफ होगा उतनी ज़्यादा उसकी आयनाइजेशन एनर्जी होगी। तो इस तरीके से आपका ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन की ज़्यादा नहीं होती, नाइट्रोजन की होती है। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है P3 विच इज़ हाफ फुली फिल्ड। आगे है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी बोल देते हैं। एनर्जी रिलीज्ड व्हेन इलेक्ट्रॉन इज एडिड टू द आउटर मोस्ट शेल। ठीक है, देखिए कोई भी इलेक्ट्रॉन है, अगर आपको किसी एटम से इलेक्ट्रॉन निकालना है तो आप उसको क्या कहते हो? एनर्जी देते हो। सो विच इज़ एंडोथर्मिक। जब आप एनर्जी दे करके इलेक्ट्रॉन निकालते हो तो वो एंडोथर्मिक होता है। लेकिन जब कोई इलेक्ट्रॉन अपने आप ऐड हो जाता है आउटर मोस्ट शेल में तो एनर्जी वो रिलीज़ करता है। जिस तरीके से मैंने आपको प्लाज्मा बताया था ना कि प्लाज्मा, अलग अलग गैसों का अलग अलग प्लाज्मा जो है उनका अलग अलग कलर क्यों है, वो इसलिए है क्योंकि उनमें आपस में रिकॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, जब आप उनको एनर्जी देते हो तो उनके इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, लेकिन कुछ इलेक्ट्रॉन दोबारा से फिर रिकम्बाइन होते हैं। तो जब वो रिकम्बाइन होते हैं तो रिकम्बाइन होने के बाद क्या होता है? वो एनर्जी रिलीज़ करते हैं। वो एनर्जी अगर उनके विजिबल स्पेक्ट्रा के बीच में लाई करती है तो वो कलर शो करते हैं। तो वही है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, मतलब इलेक्ट्रॉन से प्यार। इलेक्ट्रॉन से प्यार, सो जो आपकी ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है मतलब इलेक्ट्रॉन के लिए प्यार। बेसिकली जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है अगर वो एक्सेप्ट किया जाएगा जितनी फास्टली, इतनी अच्छी तरीके से, उसको बोलते हैं उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उतनी ही अच्छी होगी। तो ऊपर से नीचे जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो क्या होती है? आपकी कम होती है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे साइज बढ़ता है एटम का तो उससे क्या होता है? रेडियस इंक्रीज हो जाता है, काफ़ी सारी शेल्स आ जाती हैं। सो जो एडिड इलेक्ट्रॉन होता है न्यूक्लियस से काफ़ी दूर होता है। सो जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है वो लेस अट्रैक्शन के साथ अट्रैक्ट होता है। सो इट रिलीजेस लेस एनर्जी। सो इसी वजह से आपकी मरकरी की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होती है। बट फ्लोरीन और क्लोरीन के केस में एक्सेप्शनल केस है एक, जो फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो आपकी कम है क्लोरीन से, बट एक्चुअल में आपकी देखा जाए तो ऊपर से नीचे कम हो रही है, तो आपकी फ्लोरीन की क्लोरीन से ज़्यादा होनी चाहिए थी, बट नहीं है, बट क्लोरीन की ज़्यादा है। रीज़न बीइंग इस क्लोरीन जो होता है वो आपका इज़ एडिड टू द थर्ड शेल, एंड फ्लोरीन में क्या होता है? जो इलेक्ट्रॉन होता है वो सेकंड शेल में होता है। एक आपका थर्ड शेल में है और एक में फ्लोरीन में आपका सेकंड शेल में है। सो होता क्या है कि क्लोरीन का जो साइज होता है वो बड़ा होता है, सो ज़्यादा स्पेस उसके पास होता है फॉर द इनकमिंग इलेक्ट्रॉन एज कम्पेयर टू द एफ। सो बेसिकली क्लोरीन में क्या होता है आपका थर्ड शेल में, फ्लोरीन में सेकंड में। तो जो सेकंड में होता है वहाँ पे इनकमिंग इलेक्ट्रॉन के लिए वो ज़्यादा रिपल्शन वैल्यू इंक्रीज करता है एज कम्पेयर टू द थर्ड शेल इन द क्लोरीन इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन के जो एटम में जो इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, तो ये है। तो ऐसा ही सेम ट्रेंड जो है वो आपका इन सब के लिए चलेगा, इस सारे के सारे आपके एक्सेप्शनल केस एंड द रीज़न बीइंग इज सेम। और जो ऑक्सीजन होता है वो 16वें ग्रुप का, जिनको कैल्कोजन बोलते हैं, तो उसकी सबसे लोएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है पूरे ग्रुप में। अब यहाँ पे देखिए आपका जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो दाएं से बाएं, मतलब लेफ़्ट टू राइट, वो बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी? क्योंकि आपका जो एटॉमिक नंबर है वो इंक्रीज़ करता है और एटॉमिक रेडियस डिक्रीज़ करता है। सो इस वजह से इनकमिंग इलेक्ट्रॉन के लिए क्या होता है? वो न्यूक्लियस के साथ वो स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट होगा, न्यूक्लियस के पास होगा, और जितना वो न्यूक्लियस के पास होगा सो इट रिलीजेस मोर एनर्जी। ठीक है, सो आगे देखिए कुछ एक्सेप्शंस हैं जो आपके सामने यहाँ पे लिखे हैं। ये एक्सेप्शंस हैं NeBeNBLiCOF, ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज़ हैं। जो नियोन है, जो बेरिलियम है और जो नाइट्रोजन है, इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल होती है, सो दे डोंट वांट टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। एक्सेप्शन देखिए ये आपका जो लिखा हुआ है NeBeNBLiCOF। ठीक है, सो यहाँ पे जो नियोन है, बेरिलियम है और नाइट्रोजन है, इनकी ऑलमोस्ट स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, सो दे डोंट वांट टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, सो देयर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑलमोस्ट 0। उसके बाद देखिए नीचे जो बाकी हैं आपके बोरोन LiCOF, ये है। द रीज़न बीइंग आपका लिथियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2, बिकॉज लेफ़्ट टू राइट आपका क्या है वो बढ़ता है, लेफ़्ट टू राइट आपका क्या होता है वो बढ़ता है, बट लिथियम तो बिल्कुल लेफ़्ट साइड पे है। अब वो इधर क्यों सरक रहा है? वो बोरोन की उससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्यों है? मतलब बोरोन की लिथियम से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मतलब होनी चाहिए, बट एक्चुअल में लिथियम की बोरोन से ज़्यादा है। क्यों? रीज़न है ये। बोरोन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिए 1s2 2s2 2p1। लिथियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s1। मतलब अगर हम बोरोन को क्योंकि p ऑर्बिटल में आपके 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, जो p आपका ऑर्बिटल है इसमें 6 इलेक्ट्रॉन और 5 इलेक्ट्रॉन और आ सकते हैं, 6 होते हैं। बट लिथियम को अगर आप 1 इलेक्ट्रॉन दे s में तो ये स्टेबल हो जाएगा, तो मतलब इसकी इलेक्ट्रॉन के लिए एफिनिटी ज़्यादा है। कार्बन का देखिए 2p2 है, इसके बाद कार्बन का आया 2p2 जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। ऑक्सीजन का और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 2p3।
4, 2p4 हो गया। अगर इसको आप 2 इलेक्ट्रॉन दोगे तो ये स्टेबल हो जाएगा। और फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन जो एफिनिटी है, यहाँ पे कार्बन देखिए 2p2, तो मतलब इसको 4 इलेक्ट्रॉन स्टिल देने पड़ेंगे, सॉरी हाँ 4 इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे इसको ऑर्बिटल को, तो इसका स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। ऑक्सीजन को देने पड़ेंगे और ज़्यादा, लेकिन इससे कम 2 इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे, इससे 2p6 हो जाएगा। लेकिन फ्लोरीन को क्या है, इनसे कम देना पड़ेगा, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन दे करके वो स्टेबल हो जाएगा। सो इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन बड़ी तेज़ी से एक्सेप्ट करेगा टू एक्वायर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, बाकी ऑक्सीजन का उससे कम और कार्बन का उससे कम, ठीक है। लेकिन आगे जाके ये फैक्टर ज़रूर कंसिडरेशन में आते हैं कि आपका लेफ़्ट टू राइट जो होता है वो उसका फ़र्क रहता है कि एटॉमिक रेडियस कम होता है तो न्यूक्लियस स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट होता है। सो लिथियम का COF के साथ कोई कंपैरिजन नहीं है, ठीक है। बाकी एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज़ है, ठीक है। और ये कुछ हैं आपके एक्सेप्शनल केसेस, फर्स्ट ग्रुप के 13 ग्रुप्स के को याद रख लेना। एक 14th का है और एक 15th का है, ठीक है। सिलिकॉन की ज़्यादा है फॉस्फोरस से, बट एक्चुअल में फॉस्फोरस की ज़्यादा होनी चाहिए थी, बट सिलिकॉन की ज़्यादा है। जर्मेनियम की ऐसे ही SN इज़ ग्रेटर देन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी देन SP। होता क्या है, जो आपका 15th ग्रुप है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज़ P3 विच इज़ हाफ फिल्ड। सो बेसिकली द रेजिस्ट बोथ गेनिंग एंड लूजिंग द इलेक्ट्रॉन, सो इस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज़ लेस देन 14th ग्रुप, ठीक है। मतलब 15th ग्रुप की जैसे फॉस्फोरस हो गया, उसमें बेसिकली क्या है, हाफ फिल्ड P3 ऑर्बिटल है। सो बेसिकली ना तो ये मतलब एक तरीके से स्टेबल हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है, इसको स्टेबल ही माना जाता है। सो एज़ कम्पेयर टू द 14th ग्रुप। और अगर हम नाइट्रोजन की बात करें, सो नाइट्रोजन की इससे फॉस्फोरस से, so nitrogen have small size, so electron density is high as compared to the phosphorus, so incoming electron is repelled in case of nitrogen, so its electron affinity is less than phosphorus, ठीक है। so ये रीज़न है। और इसका जो ट्रिक है, ये जो आप देख रहे हो MgArAl, सोडियम फॉस्फोरस सिलिकॉन सल्फर एंड क्लोरीन, मैंने और अलका ने प्यारी सी शादी कर ली। मैंने इससे मैग्नीशियम हो गया, और Ar अलका Al, Ne सोडियम, प्यारी सी फॉस्फोरस, Si सिलिकॉन, शादी सल्फर एंड कर ली Cl। आगे देखिए, when an electron is added to the metal element, energy is needed to gain that electron because metal वैसे लूज करते हैं इलेक्ट्रॉन, so that's why they conduct electricity। लेकिन अगर उनको ज़बरदस्ती इलेक्ट्रॉन गेन करवाया जाए, so some energy is given to that उनके एटम को एनर्जी देनी पड़ेगी, so it is endothermic reaction। so metal have a less likely chance to gain electron because it is easier to lose the electron and to form cations, therefore it is easier to lose their valence electron because metal nuclei do not have a strong pull on their valence electron, so they have a very lower electron affinity। जबकि नॉन मेटल्स की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी काफ़ी अच्छी होती है बिकॉज ऑफ देयर एटॉमिक स्ट्रक्चर। नॉन मेटल हैव मोर वैलेंस इलेक्ट्रॉन देन मेटल्स, सो विच मेक इज ईजी टू गेन इलेक्ट्रॉन टू फिलफिल अ स्टेबल ऑक्टेट। क्योंकि नॉन मेटल में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं, तो 1-2 इलेक्ट्रॉन देके उनका जो ऑक्टेट होता है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है। द वैलेंस इलेक्ट्रॉन शेल इज क्लोजर टू द न्यूक्लियस, दिस मेक इज हार्डर टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन। और उनका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है वो न्यूक्लियस के पास होता है, सो इससे इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्शन भी स्ट्रॉन्ग होता है, सो इट इज़ रैदर ईजी टू अट्रैक्ट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द अनदर एलिमेंट। आगे आता है इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। आपका लेफ्ट टू राइट कम होता है और टॉप टू बॉटम बढ़ता है। क्या होता है इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी? टेंडेंसी ऑफ एटम टू डोनेट इलेक्ट्रॉन एंड टू फॉर्म पॉजिटिवली चार्ज केटाइंस। अब यहाँ पे देखिए, एक होता है आपका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन के लिए प्यार, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी उसका ठीक उल्टा है। इसमें मतलब वो डोनेट कर सकता है इलेक्ट्रॉन, वैसी टेंडेंसी। तो डोनेट कब करेगा इलेक्ट्रॉन? जब भाई वो उससे अट्रैक्शन कम होगा, तो जितना ज़्यादा आपका बैलेंस शेल और न्यूक्लियस के बीच में डिस्टेंस कम होगा। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एंड आयनाइजेशन एनर्जी, तो बेसिकली जितनी आयनाइजेशन एनर्जी उसकी कम होगी उतना ईजिली इलेक्ट्रॉन वो डोनेट कर देगा, उसकी टेंडेंसी उतनी ज़्यादा होगी, ठीक है। तो मतलब इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मेटलिक करेक्टर, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं जितना ज़्यादा वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा उतना ज़्यादा उसमें मेटलिक करेक्टर, उतना ज़्यादा वो इलेक्ट्रॉन लूज़ करके कंडक्टिविटी इलेक्ट्रिकल कंडक्टर होगा वो। तो जब हम पीरियड के क्रॉस मूव करते हैं तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है बिकॉज न्यूक्लियस अट्रैक्ट्स इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। So as the nuclear charge is high, size is also small, so it becomes very difficult to remove the valence electron from the valence shell due to the strong attractive force. So if an atom cannot lose electron easily, so their electropositive nature is less. Hence, as we move across the period, electropositivity decreases. ठीक है,
एंड इट्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस। सो व्हाट इज़ मीन बाय इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये ऊपर से नीचे आपका कम होता है और दाएं से बाएं बढ़ता है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेसिकली वही है, टेंडेंसी ऑफ एटम टू अट्रैक्ट द शेयर पेड ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ आ जाती है कि जो आपके ये एटम होते हैं उनमें जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उनको खींचने की पावर, दो एटम है उनमें से एक पेयर एक दूसरे को, कौन सा पेयर जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उतना ही उसको खींचेगा, तो जिसकी वजह से आपके पोलर एंड नॉन पोलर कोवलेंट बनेंगे। नॉन पोलर कोवलेंट में बेसिकली क्या होगा, वो लगभग सेम तरह के एटम होंगे ताकि उनमें सेम तरीके का इक्वली शेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। सो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड उनके बीच में होगा, सो देयर इज़ नो नेगेटिव एंड नो पॉजिटिव पोल। तो एक बार मैं फिर से एक बार बता देता हूँ। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सो डायमेंशनलेस होती है बिकॉज इट इज़ अ टेंडेंसी। टेंडेंसी कैसी कि जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उतना ज़्यादा वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड उसके पास होगा। सो नेट जो बेसिकली रिजल्ट होता है टेंडेंसी ऑफ एटम इन डिफरेंट एलिमेंट टू अट्रैक्ट द बॉन्ड फॉर्मिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स। एक होता है पोलर और एक होता है आपका नॉन पोलर। और इसमें मैंने आपको एक चीज़ बता दी कि आपका ये ऊपर से नीचे कम होगा और दाएं से बाएं आपका बढ़ेगा। एक बार मैं इनको थोड़ा सा अच्छे से बताऊंगा, पोलर एंड नॉन पोलर। पोलर का मैंने बताया जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो उसको अपनी तरफ खींच देगा, उससे क्या होगा, एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्रिएट होगा, ठीक है। एक कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, एक ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, ठीक है। तो वो जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, ठीक है। तो जैसे ए और बी आपके दो वो होंगे, ठीक है, दो एटम होंगे एलिमेंट के, तो इनके बीच में आपका एक शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि बॉन्ड बनेगा, ठीक है। तो होता क्या है कि सपोज करो बी बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो क्या करेगा, इसको अपनी तरफ खींचेगा इलेक्ट्रॉन को। तो होता क्या, बी पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और ए पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। व्हेन विद टू चार्जेस पोलर आर फॉर्म्ड, पोल्स आर फॉर्म्ड एंड हेंस इट इज कॉल्ड डाइपोलर मॉलिक्यूल, डाइपोलर पोलर कोवलेंट मॉलिक्यूल एज इन HCl। क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, सो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, सो यहाँ पे पार्शियली नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींच के बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस बिटवीन द हाइड्रोजन एंड क्लोरीन, सो हाइड्रोजन पे इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो वो पार्शियली एक पॉजिटिव चार्ज एक्वायर होगा, एक पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, एक पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, हेंस डाइपोल बनता है। नॉन पोलर में दोनों सेम तरीके के एटम होते हैं, सो द इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज बिटवीन दैम, सो नो नेगेटिव एंड पॉजिटिव पोल। सो बेसिकली एज वी मूव अक्रॉस द पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट द न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेज, एटॉमिक साइज डिक्रीजेज, देयरफॉर जो आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो इंक्रीज़ करती है अक्रॉस द पीरियड। मतलब जितना ज़्यादा आपका रेडियस कम होगा उतना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपकी ज़्यादा होगी, क्योंकि ये क्या करता है, इट इज़ अ टेंडेंसी ऑफ एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो दाएं से बाएं ये बढ़ेगा, साइज कम होगा तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की तरफ खींचा चलाएगा, वो वाला कॉन्सेप्ट है ये। और आवर्त सारणी में फ्लोरीन सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है, ठीक है। और आवर्त सारणी में पीरियोडिक टेबल में जो सीजियम होता है वो सबसे अधिक क्या है, धनात्मक तत्व है, ठीक है, हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है सीजियम। एंड सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व कौन सा है, क्लोरीन है। तो मतलब जो सबसे अधिक जो इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी होती है सीजियम की होती है और सबसे अधिक जो इलेक्ट्रो नेगेटिविटी होती है वो फ्लोरीन की होती है। आगे एक बार मैं थोड़ा सा वो दिखा देता हूँ आपको, पोलर एंड नॉन पोलर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कॉन्सेप्ट। देखिए ये डाइपोल कैसे बनता है, ए पोलराइज्ड मॉलिक्यूल हैविंग पार्शियली पॉजिटिव एंड नेगेटिव पोल्स। यहाँ पे देखिए H एंड F का एक मॉलिक्यूल है, ये आपका डाइपोल है। फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड हाइड्रोजन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो फ्लोरीन क्या है, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा, फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, सो यहाँ पे पार्शियली नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और उधर हाइड्रोजन की तरफ इलेक्ट्रॉन कम है तो वो पार्शियली पॉजिटिवली चार्ज आ जाएगा। So two poles, so positive and negative, so we can say that this becomes a dipole, ठीक है। इस तरीके से नोट अ डाइपोल, नॉन पोलर मॉलिक्यूल। इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड क्या होता है, इनके बीच में होता है, ये दो क्लोरीन के आपको एटम दिख रहे हैं, दोनों इक्वली क्या करते हैं, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचते हैं। सो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड एक तरीके से उनके बीच में होता है, सेंटर में होता है, सो ये क्या है आपके नॉन पोलर हो गए। रिमेंबर डाइपोल डाइपोल फोर्स इज नॉट अ केमिकल बॉन्ड, डाइपोल डाइपोल जो फोर्स होता है इज नॉट अ केमिकल बॉन्ड, सो इट एग्जिस्ट ओनली इन पोलर कोवलेंट, जो कि मैंने आपको बताया जिनके बीच में क्या होता है, देयर इज एन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, सो इट डजेंट एग्जिस्ट इन नॉन पोलर कोवलेंट। सो वहाँ पे डाइपोल डाइपोल फोर्सेस, क्योंकि डाइपोल के लिए आपके दो पोल्स होना ज़रूरी है, बट इन नॉन पोलर कोवलेंट देयर इज नो पोल बिकॉज देयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इज सेम
and hence the electronic cloud is in between them, so they do not acquire partially positive and partially negative charge. I hope ये clear हो गया. अब MCQ कर लेते हैं इसके.